कल हमने टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक बेटा फिनिश किया था। देन आज हम करेंगे कंक्लूजन अबाउट द रिप्रोडक्शन। कंक्लूजन तो कंक्लूजन को हम क्या बोलेंगे बच्चे? रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है? नहीं है। क्यों बेटा? क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स सभी के सभी रिप्रोडक्शन शो करते हैं? नहीं। लाइक एग्जांपल म्यूल है, म्यूल जो कि स्टेराइल होती है। म्यूल खच्चर, म्यूल क्या होता है? स्टेराइल, जो कि किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? मेल डॉगी और फीमेल हॉर्स के कॉम्बिनेशन से। तो आपको रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मींस अगर रिप्रोडक्शन नहीं आपके अकॉर्डिंग अगर रिप्रोडक्शन कर रहा है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आपने बोला है अभी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा तो नॉन लिविंग। इट मींस म्यूल जो भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है इट मींस वो नॉन लिविंग हो गया। इनफर्टाइल कपल्स है, कुछ कपल्स को बच्चे बेबी नहीं हो पाते हैं तो क्या वो नॉन लिविंग हो गए? बोलो। ठीक है। हनी बी होती है, हनी बी में एक वर्कर बी होती है, वर्कर जिसका काम ओनली नोरिशिंग का है, नोरिशमेंट प्रोवाइड करने का है, कुछ लेके आने का, वर्कर काम करने का है। एग ले नहीं करेगी तो एग ले तो क्वीन होती है। एग ले तो करती है वो कौन सी होती है? क्वीन बी। एक होती है वर्कर बी जिसका खाली काम काज करने का काम है, एग ले नहीं कर सकती वो। तो क्या वर्कर बी हमारी नॉन लिविंग हो जाएगी? तो फिर कैसे बोल दिया आपने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? सो लिखो, यहाँ पे लिखो रिप्रोडक्शन इज not a defining property, defining feature of living organisms, of living organisms. So next अभी क्लियर कर लेना एक चीज बेटा। बिकॉज बिकॉज वो सब हमने जो लिखे थे ना फीचर्स वो हम कंसीडर करते हैं स्टार्टिंग में, बट बाद में हमने डिटेल में जाके पढ़ा तो हमने क्लियर किया। वो एक जनरल टर्म यूज किए थे, जनरल बात कर रहे थे कल हम। अब क्या करें हम? स्पेसिफिक बात, स्पेसिफिक डिटेल में कर रहे बच्चे। तो क्यों नहीं है बच्चे? इसका एग्जांपल लिखो, हनी बी। हनी बी के अंदर वर्कर बी, वर्कर बी जो कि क्या है बेटा? स्टीराइल है ना बेटा। सेकंड म्यूल, म्यूल किसके कॉम्बिनेशन से बनेगा बेटा? मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स। हाँ होता है बेटा, करवाते हैं ना, तभी तो मेल बनता है। क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है बेटा प्रोसेस। ठीक है। हाँ नेचुरली भी मतलब हो जाता है कुछ केसेस में, हालांकि आर्टिफिशियल करवाते हैं। ठीक है देखो, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा बेटा? म्यूल। और म्यूल जो कि क्या है बेटा? स्टीराइल। म्यूल को हम किस लिए प्रोड्यूस करते हैं बेटा? लोडिंग के लिए, वर्क लोड ज्यादा काम कराने के लिए, हैवी लोड के लिए। ये क्या है? स्टीराइल। ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड है बेटा इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। होते हैं ना कुछ कपल्स जो बेबी प्रोड्यूस नहीं हो पाता बच्चे जिनका, तो क्या वो नॉन लिविंग हो जाएंगे? तो यहां से हमें क्या समझ में आया बेटा कि भाई कंक्लूजन, रिप्रोडक्शन इज नॉट a defining property or feature of living organisms। मान लो क्लियर।
सब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसे करके बैठे सर। आप बता देते, मैं भी केमिस्ट्री टीचर हूँ। हाँ चलो कोई, तो कैसा समझ में आया? पर जब लाइट की हो जाती है घबरा से रहते हैं। अरे होता है सब के साथ, स्टार्टिंग बस ये छोड़ रहे हैं। स्टार्टिंग में होता है, फिर डेमो जब बेटा कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं। अरे नहीं कर सकती बेटा, क्वीन भी करती है, ठीक है। नेक्स्ट एडिडालो मेटाबॉलिज्म। हमने दो कैरेक्टर किए अब तक, क्या क्या किया बेटा? फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा किया था? तो ग्रोथ हमारी डिफाइंड प्रॉपर्टी है? नहीं है। नेक्स्ट क्या किया? नेक्स्ट क्या किया हमने? रिप्रोडक्शन। तो क्या रिप्रोडक्शन डिफाइंड प्रॉपर्टी है? नहीं है। चलो थर्ड। थर्ड फीचर इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या पूछो, क्या क्या क्वेश्चन है? ये डिफाइनिंग है, अभी करेंगे ना। आप सस्पेंस में करना। हाँ, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है बच्चे? जितने भी केमिकल रिएक्शंस, यस बेटा, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर चल रही है, आइदर कोई मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है सिंपल मॉलिक्यूल्स में, और सिंपल मॉलिक्यूल्स का एग्रीगेशन से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है, या स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल बन रहा है। तो एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है बेटे? लार्ज मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल स्मॉल या फिर सिंपल मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा, उसको क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस ऑफ न्यू मॉलिक्यूल होगी, लार्ज हो सकता है वो या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो सकता है। तो एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म दोनों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं? मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। तो लिखो, इट इज द सम टोटल of all chemical reactions, occurring in our body. मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा? टू टाइप्स का होता है। अगर इसके टाइप्स की बात करेंगे हम, टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे हम, टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। समझ में आ रहा भाई? एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ये होगा एनाबॉलिज्म में क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ, एनाबॉलिज्म में क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ न्यू और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, न्यू और कॉम्प्लेक्स और लार्ज मॉलिक्यूल फ्रॉम ओल्ड या फिर सिंपल या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा? कैटाबॉलिज्म में इसका क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कैटाबॉलिज्म में इसका क्या हो जाएगा बेटा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज स्लैश कॉम्प्लेक्स
molecule into small और simple molecule। ठीक है बेटा, अगर इसका एग्जांपल दें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से क्या मिलेगा, सुक्रोज। एनाबॉलिज्म में क्या हुआ बच्चे, दो मॉलिक्यूल से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा ना, या दो सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेगा, या दो मोनोमर से एक डाइमर बन जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ न्यू मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी इसमें। इसका एग्जांपल लिखो, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या होता बताते हैं बेटा, एक मिनट लिखो एक बार, ये ग्लूकोज है? प्लस फ्रक्टोज, ये क्या बनाएगा बेटा, सुक्रोज। ये जो हम अभी बनाए हैं एस मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल बहुत सारे हैं, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, सारे के सारे करीब जितने हैं। और इसका अपोजिट कहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे तो एनाबॉलिज्म सिंथेसिस हो रही है दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से एक बड़े मॉलिक्यूल की, सुक्रोज की। लेकिन इसका अपोजिट कहाँ पे हो जाएगा, कैटाबॉलिज्म में बेटा। सुक्रोज क्या है, एक लार्ज मॉलिक्यूल है, डाइमर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, किससे, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज में इसका ब्रेकडाउन हो जाए। सुक्रोज क्या है, हमारी बड़ी शुगर है, डाइसैकेराइड है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड्स। दो मोनोसैकेराइड्स मिला के क्या बन गया, एक डाइसैकेराइड। और कैटाबॉलिज्म में डाइसैकेराइड का ब्रेकडाउन किया तो हमें क्या दो, मोनोसैकेराइड मिल गए। ये बायोमॉलिक्यूल में जस्ट एग्जांपल लिख दो आप बस। इसमें एक लाइन लिखेंगे जिसान, जल्दी से नोट करो बेटा जिसान इसको। जल्दी से नोट करो बेटा, नेक्स्ट लाइन लिखो। सही बच्चे नोट कर ले एक बार। ध्यान बेटा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनाता है एक मॉलिक्यूल होता है माल्टोज, बाई मॉलिक्यूल में कहेंगे अपन, ठीक है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या बनाता है, वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अपन सब बाई मॉलिक्यूल में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पे ये समझ में आया आपको मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे हम किसान ये लिख सकते हैं बेटा, मेटाबॉलिज्म इज एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं बिल्कुल, है कि नहीं बेटा। देखो मैकेनिकल सम टोटल है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब तक कोई भी ऐसा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो मेटाबॉलिज्म शो करता हो, क्योंकि ये बेंच है, इसके अंदर क्या केमिकल इक्वेशन होगी, नहीं होगी। दीवार है, इसके अंदर कौन सी केमिकल इक्वेशन चल रही है, कोई भी नहीं है। बोर्ड है, बोर्ड के अंदर कौन सी केमिकल इक्वेशन चल रही है, कोई भी नहीं है। व्हाइट बोर्ड अपना या ब्लैक बोर्ड। तो लिखो नॉन नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म exhibits metabolism. No non-living exhibits, no non-living objects exhibits metabolism. हाँ जी, no non-living objects, objects ऐड कर लो, no non-living objects exhibits metabolism। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, हमारी
थाउजेंड्स ऑफ, बहुत सारी रिएक्शंस किसी भी सेल या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हमेशा चलती रहती है, ये बात हमें पता है। तो लिखो थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस occur simultaneously in a living organism or cell। लिखेंगे बेटा thousands of केमिकल, या फिर लिख लो मेटाबॉलिक रिएक्शंस, लिख लो मेटाबॉलिक रिएक्शंस, thousands of metabolic reactions, सही दूसरा आप लिविंग हो गए नॉन लिविंग हो। पता नहीं मेरे को भी नहीं पता। thousands of metabolic reactions occurs simultaneously, occurs simultaneously, हमेशा चलती रहती है बेटा, occurs simultaneously in a living organism or cell। ठीक है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारा यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, उसके अंदर हमेशा मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती रहेगी। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिख लेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर भी हो सकता है बेटा और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ठीक है भाई साहब, लेट अस सपोज दैट, डन बेटा, ये हो गया। कोई टेस्ट ट्यूब है हमारे पास और उसके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, तो क्या वह टेस्ट ट्यूब लिविंग हो जाएगी? क्योंकि सेल के अंदर चल रही है, टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, देखो बेटा सपोज कीजिए निशान बेटा, ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर टेस्ट ट्यूब है अपनी, और इसके अंदर बहुत सारी क्या हमारे पास सेल्स हैं। ये क्या बेटा सेल्स हैं, और सेल्स के अंदर क्या चल रही बेटा मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो जो सेल के अंदर रिएक्शंस चल रही हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्योंकि सेल्स हमारी कहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर और केमिकल की प्रेजेंस में है, तो हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को क्या बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं बेटा। क्या बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन भी। अब यहाँ पे लिविंग हमारी सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं, प्लीज यहाँ पे फोकस करो। तो क्या ये टेस्ट ट्यूब जो अपन ने बनाई है, ये टेस्ट ट्यूब लिविंग हो जाएगी बेटा? नहीं, क्योंकि क्यों? तो यहाँ पे देखो नो, ये लिविंग नहीं होगी टेस्ट ट्यूब, क्योंकि बच्चे मेटाबॉलिक रिएक्शंस किसके अंदर हो रही है सेल्स के अंदर। लिखोगे, लिखो इसके अंदर बताने के लिए। देखो मेटाबॉलिज्म इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिखो बेटा लिखो मेटाबॉलिज्म, ओनली मेटाबॉलिज्म लिखो भी। मेटाबॉलिज्म कंक्लूजन, मेटाबॉलिज्म with cellular metabolism with cellular organization, conclusion लिखो cellular organization is the defining feature of living organisms। हाँ भाई मेटाबॉलिज्म है बच्चे,
और यहाँ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या बच्चे, हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल्स के अंदर होती है बेटा। मेटाबॉलिज्म सेल्स के अंदर चल रहा है, तो वो एक यूनिक बोले तो एक डिफाइनिंग पिक्चर है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो अब तक हमने 3 कैरेक्टर किए हैं बेटा, 3 कैरेक्टर किए हैं, कौन कौन से? एनसीईआरटी है ही ना उसकी। थैंक यू। गलती से एनसीईआरटी को ओपन करके देख लिया हो, आपको लगना चाहिए एनसीईआरटी करेगा। आप भी तो यहाँ करवाओगे आप भी करवाओगे देखेंगे, टाइम रहेगा तो कराएंगे, हर जगह निवास करवा देगा टाइम रहेगा तो बिल्कुल। कुछ हिडन लाइन है मतलब को बताइए क्या पूछ लिया ना, डाउट बना क्या पता नहीं ना कौन सी है क्या है ये जो टॉपिक आप बता रहे हैं एनसीईआरटी कितना डेडलाइन कोई नहीं, हम करा रहे हैं, खुशी मनाओ ना, एंजॉय करो। नेक्स्ट हेडिंग कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट हेडिंग पुट डाउन कॉन्शियसनेस। लिखो कॉन्शियसनेस। कॉन्श कॉन्शियसनेस लिखो। कॉन्शियसनेस क्या होती है जी दांत बेटा? स्टेट ऑफ केयर अरे क्या होती है? कॉन्शियसनेस मतलब एंजाइटी रिलेशनशिप हो रहा है कॉन्शियसनेस टाइप ऑफ किसी चीज के लिए परेशान हो रहा है पर वो पॉजिटिव व्यू रखती है नेगेटिव व्यू रखता है तो हाँ बच्चा बताना तो चाह रहा है लेकिन बायोलॉजी तब नहीं बता पा रहा। हाँ क्वेश्चन करो वेदांत। एनी आइडिया? हाँ दोबारा बोलो दोबारा। सही है, थोड़ा ठीक जा रहे हो। रिस्पॉन्स करें जो इन्वायरमेंट। वेरी गुड, रूपाली आंसर बिल्कुल सही है। कॉन्शियसनेस क्या होता है बच्चे? ये एक एबिलिटी है हमारी टू सेंस अपने सराउंडिंग को, टू सेंस, ये एबिलिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, टू सेंस देयर सराउंडिंग, सेंस कर सके हम अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट को और उसको रिस्पॉन्स कर सके। यहाँ पे एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा? स्टिमुलस। स्टिमुलस पता होगा ना, जब जिससे हमारे अंदर कुछ भी हम जिसको रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल भी हो सकता है स्टिमुलस, ठीक है। लिखिए एबिलिटी टू सेंस, देखो इट इज द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग, द एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग। ये क्या बच्चे? एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग और एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट स्लैश करके ability to sense surrounding slash environment and respond to the environment और सराउंडिंग स्टिमुलाई। यहाँ पे ये किसका काम करेंगे बच्चे? स्टिमुलस का। कौन? हमारे एनवायरनमेंट और सराउंडिंग। पहले तो हम सेंस करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे? रिस्पॉन्स करेंगे। किसी ने आपको टच किया, आप क्या करोगे? या तो उसका हाथ अपनी तरफ खींच लोगे, अच्छा लगा, अगर अच्छा फील हुआ तो जोर से चाटा झट दोगे। तो ये क्या बच्चे? कॉन्शियस
आप कॉन्शियस होगे तभी तो रिस्पॉन्स कर पाओगे ना, है कि नहीं बेटा? मैंने आपको कान पकड़ के ऐसे खींचा, अगर कॉन्शियस नहीं होगी तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा ना, आप रिस्पॉन्स करोगे। रिस्पॉन्स कैसे करोगे? चिल्लाओगे या हाथ में आप पीछे फेंक दोगे, ऐसा ही करोगे ना। देख लो बेटा, यहाँ से देख लो। मतलब हमारी राइटिंग समझ में नहीं आ रही, जिशान की आ रही समझ में है, या जिशान का कोई एक्स्ट्रा वर्ड लिख दो, जिशान ने वो देखना चाहते हो। जिशान आप नोटबुक इसको दिखा दिया करो इनको अपनी। सर आपको पता चला अपनी वीडियो बन चुकी है? आपको पता चला अपनी वीडियो बन रही थी? नहीं। हाँ मेरी भाई कौन बना रहा था? तब जो आप पीछे मुड़े कौन बना रहा था? अरे वो मैं लाई थी बोलते वो तीन साल सेक्शन से 3 लोग थे हमें तो 2 लोग थे। अच्छा। एक हाथ में कौन लेट तो मैं फाइल का वो डांटते थे वो नहीं क्या बेटा? क्या ये नेट में बेटा हमने की तैयारी ठीक है, पुरानी वाली एनसीईआरटी में इससे पहले वाली, ठीक है बेटा? अब कॉन्शियसनेस के बाद इसी पे आएंगे हम डाइवर्सिटी में। हाँ ठीक है बेटा। चलो भाई, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट और सराउंडिंग, इसमें क्या बोलेंगे हम? ठीक है, स्टिमुलाई जो होगा, स्टिमुलस हमारा क्या हो सकता है बच्चे? कोई केमिकल हो सकता है, कोई फिजिकल टच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो स्टिमुलस हमारा कैसा हो सकता है? कोई फिजिकल भी हो सकता है, कोई केमिकल भी। कोई फिजिकल भी हो सकता है बच्चे, कोई केमिकल भी हो सकता है, ठीक है? अब देखो बच्चे, फिजिकल में क्या आ जाएगा हमारे, जैसे सनलाइट है, ये फिजिकल स्टिमुलस में आएगा ना बेटा। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बच्चे, जब उनको लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट मिल जाएगी ना, तभी फ्लावरिंग करते हैं वो। इट मींस दे रिस्पॉन्स टू फोटो पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ लाइट। फोटो पीरियड क्या होगा? ड्यूरेशन ऑफ लाइट। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं हमारे जो कम लाइट में भी फ्लावरिंग कर देते हैं, तो फोटो पीरियड कहीं ना कहीं स्टिमुलस है कि नहीं है बेटा? देखो फोटो पीरियड, स्टिमुलस का एग्जांपल लिखो, फोटो पीरियड। ड्यूरेशन ऑफ लाइट, समझ में आया बेटा? जिशान, जिशान समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर लिखो तो, ये ड्यूरेशन ऑफ लाइट लिखी इसके अंदर। सम फ्लावर, लिखो some plants, some plants produce flowers after getting sunlight for a period of time. अगर उनको उतनी सनलाइट मिलेगी जितनी उनको चाहिए है, तो वो क्या करेंगे? फ्लावरिंग करेंगे, और अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट हो जाओ। एकदम रिकॉर्डिंग भी करते हैं ताली में प्रचार के एडवर्टाइजमेंट के लिए लगा नेक्स्ट हो बच्चे। हाँ जी, अभी करेंगे ना, सस्पेंस हो तो प्लीज ना, है बेटा? चलो नेक्स्ट लिखो। नॉन, अब तक
सौंदर्य बेटा कोई भी ऐसा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि कॉन्शियसनेस शो करता हो। चलिए अभी सस्पेंस है। नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो कॉन्शियसनेस जिसान डोर क्लोज कर लो, मजा नहीं आ रहा। नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कॉन्शियसनेस। अब देखो बच्चे, आपने एक टर्म सुनी होगी सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो आप मेरे को ये बताइए, सेल्फ कॉन्शियस क्या सारे तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा? सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है बच्चे? खुद को लेके कॉन्शियस होना। लाइक एक तो आपको, एक हम आपको फोटो दिखाएं आपके मिरर में 10 साल पुरानी, 15 साल पहले, आप 15-16 साल के हो आप, जब आप 2 साल के थे तो आपको वो फोटो दिखाएं तो आप क्या बोलोगे देख के? अरे यार मैं ऐसा होता है, बोलोगे ना? और अपने आप को कंपेयर करोगे तो आप क्या हो? सेल्फ कॉन्शियस। एक आप डॉगी को, डॉग है हमारा 5 साल का, उसको उसकी 2 महीने वाली फोटो दिखा रहे हो, 1 महीने वाली, वो सोचा कोई ओल्ड डॉग, वो अपने आप को पहचान नहीं पाएगा। तो क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस सभी के अंदर है? नहीं। ये बात हमें समझ में आई कि नहीं? एक आप जब 1 साल के थे, आपको मिरर के सामने लेके आते थे तो भी आप सेल्फ कॉन्शियस नहीं थे उस टाइम पे, आप सोचते थे कोई और है और हंसते रहते थे मिरर के सामने, होता था ना ऐसे ही। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस हम कब होते हैं? जब बड़े हो जाते हैं। और सब ऑर्गेनिजम्स हैं? नहीं है, कुछ हायर ऑर्गेनिजम्स ही है। तो लिखो इसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस। लिखो सेल्फ कॉन्शियसनेस कौन शो करता है बच्चे? एडल्ट ह्यूमन। कौन शो करेगा? एडल्ट ह्यूमन। क्या बेबी शो कर पाएगा बच्चे? अब जब हम क्लास में आते हैं ना, जैसे आप टीनेजर्स हो, जब हम 3rd क्लास में होते थे जिसान, हमारी टाई थोड़ी सी इधर होती थी, बेल्ट इधर की बजाय इधर होती थी, जूते की एक जूता उधर है, एक जूते की डोर खुली हुई है, हम क्या चल रहे हैं बस ऐसे ही। और अब बेल्ट भी सेट होनी चाहिए, हेयर स्टाइल में प्रॉपर सेट होना चाहिए। मन में क्या वहम हमारे, पता नहीं कौन देख रहा होगा हमें, वो क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस है कि नहीं बेटा? है ना बेटा कृष्णा? तो हमारे मन में ये होता है, तो हम बड़े हो जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? सेल्फ कॉन्शियसनेस, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है। तो ये वर्ड समझ में आ गया ना आपको? नहीं आया मानती बेटा? तो वो चाहे चाहे वेदांत समझ में नहीं आया जिसको, चलो। लेकिन एक स्टेज होती है हमारे पास, आप बताएंगे, आप बताओगे डिफाइनिंग है या नहीं, कि कोई पर्सन है कोमा में, ए पर्सन इन कोमा, कोई पर्सन है कोमा के अंदर, तो वो लिविंग है या नॉन लिविंग? और वो कॉन्शियसनेस शो करता है, कॉन्शियस होता है? वो कॉन्शियस तो होता है, इसको नहीं करता। वो कौन स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करेगा बाहर से? तो देखो, तो ये पर्सन जो कोमा में जो होगा ना बच्चे, इस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रेन डेड। ब्रेन से तो डेड है, लेकिन वेंटिलेटर पे हम उसको बाहर से सब कुछ प्रोवाइड करके उसकी केमिकल रिएक्शन हमने क्या कर रखी है, मेंटेन चला रखी है उसकी रिएक्शन, लेकिन उसका ब्रेन क्या है बच्चे? डेड। ब्रेन डेड सिचुएशन बोलते हैं इसको बायोलॉजी में। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेन डेड। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? क्योंकि उसका ब्रेन काम नहीं कर पा रहा, तभी तो वो किस में गया बेटा? कोमा कंडीशन में। अब आपका ब्रेन ठीक है, तभी तो आप हमारे साथ यहाँ बहस कर रहे हो हमारी बेबी की तरह, है ना बेटा? सर आप ऐसे क्यों नहीं करते, सर आप ऐसे क्यों नहीं करते, सर वैसे क्यों नहीं करते, सर आप ऐसे नहीं हो, सर आप वैसे नहीं हो, सर आप बदल क्यों नहीं जाते, सर आप अच्छे नहीं हो, बोलते हो ना तो क्या हो आप क्या हो? कॉन्शियसनेस। आपके अंदर क्या है? कॉन्शियसनेस। आपका ब्रेन चालू है।
अगर कोई इंडिविजुअल कॉमा में है वो हमें बोल सकता है कुछ नहीं। ये पीपल को रिपीट कर लेते थे लाते अब आप जिसमें कौन सिस्टम आता हो मतलब थोड़ा तो है। ठीक है, तो एक पर्सन इन कॉमा, वो कंडीशन क्या बच्चे, ब्रेन डेड। चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट चलो जो हमारे प्लांट्स हैं और एनिमल्स का कंपैरिजन करते हैं। एनिमल्स के अंदर तो कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा होती है कि नहीं। एक छोटी सी छोटा सा मच्छर भी बैठ गया बॉडी के ऊपर, उसको तुरंत अपने टेल की हेल्प से उड़ा देंगे एनिमल्स, और आप अपने हाथ से उठा देंगे। लेकिन प्लांट्स के ऊपर पता नहीं कितना क्या क्या बैठा रहता है, बच्चे उसमें बर्ड्स बैठे रहते हैं, मच्छर है, मक्खी है, इंसेक्ट्स, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। और उसके अंदर घोंसला भी बना लेते हैं जबरदस्ती से, तो क्या उनको उड़ा देता है? नहीं। तो क्या प्लांट्स आपके जितने कॉन्शियस हैं? तो क्या प्लांट्स नॉन लिविंग है? तो वो लिविंग, तो कॉन्शियसनेस किस में जाएगा? एक लाइन और लिखेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग इवॉल्विंग। देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर, निशान समझ में आया बेटा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग living organisms are self-replicating, comma, evolving and self-regulating and self-regulating interactive system. Interactive system. Self-regulating interactive systems capable of responding capable of responding to external stimuli. To external stimuli. ये लाइन पढ़ के देखो बच्चे की बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट लाइन लिखी है सर्टिफिकेट, all living organisms प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर सभी के सभी लिंक एक दूसरे से, ये बोलना चाहता है एमसीआरटी। all living organisms present past and future, जिस हम ऊपर वाला पैराग्राफ समझ आया, ऊपर वाली लाइन, present past and future are linked to one another, are linked to one another are linked to one another by sharing the common genetic material, but to varying degrees, पढ़ के देखो बेटा।
मतलब डिग्री मीन्स एक होता है कितना मिल सकता है, मैच होता है 100%, 70%, 60%। एक बार पर देखो क्या बता, सिमिलरिटी एक तरह से कितना मिलता जुलता है। दोनों को बता दे। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है ना, कोई ज्यादा एक से दूसरे से मिल रहा है और कोई नहीं, तो कम हाँ परसेंटेज ऑफ हाँ बिल्कुल सही। देखो बच्चे, फर्स्ट हमने लिखा है मानवी बेटा, तो देखो आप बाद में लिखेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। रेप्लिकेट क्या होता है बच्चे, डीएनए को रेप्लिकेट करना, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, खुद से रेप्लिकेट करते हैं। इवॉल्विंग मतलब इवोल्यूशन करवाना अपना, एंड सेल्फ रेगुलेटिंग मींस अपने आप को कंट्रोल करना। Why? क्योंकि उसके पास इंटरेक्टिव सिस्टम है, उसके पास सेंस ऑर्गन्स है। इंटरेक्टिव सिस्टम में क्या है, सेंस ऑर्गन्स है, जो कि कैपेबल है ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। भाई हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, इवॉल्विंग होता है, हमेशा इवॉल्व होता रहता है, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम बोले तो उसके पास सेंस ऑर्गन्स है, जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई के साथ क्या कर सकते हैं माधव, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट को, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है रूपाली बेटा, whether they are belong from present time or they belong from past time और जो हमारे फ्यूचर में होंगे, लिंक है एक दूसरे के साथ। कैसे लिंक है, बाय शेयरिंग द कॉमन जेनेटिक मटेरियल, उनका मटेरियल जेनेटिक मटेरियल मिलता जुलता है, बट टू वेरी डिग्री। वेरी डिग्री का मतलब क्या बच्चे, कुछ कम या ज्यादा। हो सकता है हमारा जेनेटिक मटेरियल हमारे पास्ट वाले जो हमारे एंसेस्टर्स के साथ कम मिलता हो, और जो हमारे फ्यूचर में जो चिल्ड्रन होंगे उनके साथ ज्यादा मिलता हो। वेरी का मतलब क्या होता है, कम या ज्यादा, फिक्स नहीं है, कम भी हो सकता है वो ज्यादा भी। वेरी का मतलब होता है चेंज होना। डिग्री मीन्स क्वांटिटी, मात्रा। ठीक है बेटा, अब समझ आ गया ये, आगे के नहीं माधव, चलो एक दो क्वेश्चन करेंगे को। अच्छा अच्छा, हाँ देखो अब एक बात और समझना है, अपना कंक्लूजन इसका अब सही आएगा। देखो थोड़ा सा वो होगा, देखो हमारे प्लांट्स जो है बच्चे, वो भी रिस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को, लाइट, लाइट में, वाटर है, टेम्परेचर है, करते हैं ना बेटा, करते हैं ना। जनरल टर्म यूज करना, ज्यादा डिटेल में नहीं करना। प्लांट्स भी रिस्पॉन्स करते हैं बच्चे एक्सटर्नल फैक्टर्स को, और एनिमल्स भी करते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी करते हैं बेटा। तो हमने ज्यादा डिटेल में थोड़ा ऊपर से देखना बच्चे। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आई कि भाई कॉन्शियसनेस क्या बच्चे, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। हाँ, आप बोल रहे थे ना वो आके ऐसे करता, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो कॉन्शियस है ना, बताओ है कि नहीं। तो कॉन्शियसनेस कहाँ पे जाएगी बच्चे, देयर और बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिख लो कंक्लूजन। तो हमारे को चारों प्रॉपर्टीज में से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन कौन सी मिली, एन सी, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। ये होगा कंक्लूजन। अच्छा सी एम, चलो लिखो। Therefore, consciousness is the defining feature of all living organisms। ये नीट में आएगा बच्चे। अभी तक हमने जो लिविंग वर्ल्ड में किया ना बेटा, ये नीट का सिलेबस है, आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, पुरानी एनसीईआरटी का है ये। ठीक है, अब आपकी एनसीईआरटी में जो दे रखा है वहां से चालू करेंगे। कुछ क्वेश्चन हमारे नहीं,
सर आपने कल आंसर की नहीं दी थी। अब बताओ कल आपने बोला था कि आंसर की अटेंड करके देती कौन सी बट अब तो आप डिस्कशन करोगे। हाँ डिस्कशन करेंगे हम लोग। रीडिंग दो तीन तो क्लास में 10 मिनट में करते हैं डिस्कशन उनका क्या मालूम नहीं है हमें पूरा एक लेक्चर लेके बैठती है ना। लेक्चर लेना नहीं कह रहा हूँ। एक क्वेश्चन पूछा गया है वाई रिप्रोडक्शन ध्यान से सुनेंगे डॉक्टर मानप्रीत वाई रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन inclusive defining characteristic or property of all living organisms समझा है वेरी प्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं बोल सकते क्वेश्चन ये बोलना चाहते हैं फर्स्ट ऑप्शन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो रिप्रोड्यूस फर्स्ट ऑप्शन सेकंड रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम टू ग्रोथ इन ऑल ऑर्गेनिजम्स सेकंड ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन many living organisms are sterile फोर्थ ऑप्शन बहुत ही है क्या मैंने लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टीराइड इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट वाला क्या था? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो स्टीराइड वाला जाएगा इसको ठीक है नेक्स्ट होगा आपको यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का पता है बेटा कौन कौन से होते हैं पता है चलो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं अगर आपको नहीं आएगा तो हम बताएं रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ सिनोनिमस कल करवाया था reproduction is synonymous with growth in which of the following set of organisms first bacteria or first option है bacteria unicellular algae और amoeba first option बेटा ठीक है बैक्टीरिया यूनिसेलुलर एमीबा सेकंड ऑप्शन बैक्टीरिया एमीबा फंजाई थर्ड ऑप्शन यूनिसेलुलर एल्गी फंजाई फोर्थ ऑप्शन यूनिसेलुलर एल्गी एंड फिलामेंटस एल्गी पहला और दूसरे में से भी आंसर है। हां सेकंड हां फर्स्ट है बैक्टीरिया वाला हमसा ठीक है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हमारी एमीबा बैक्टीरिया यूनिसेलुलर एल्गी सिलसिले जाएंगे बेटा यूनिसेलुलर में और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपने क्या बोला था ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिमस और साइनोनिमस तो आपने पहले उसमें कौन कौन नाम लिए थे? बैक्टीरिया यूनिसेलुलर एल्गी और एमीबा ठीक है एमीबा और बैक्टीरिया तो होते हैं यूनिसेलुलर है और यहाँ पे उनका क्या बोला स्पेसिफिक एल्गी यूनिसेलुलर तो केवल यूनिसेलुलर हो गए एक ट्रू रिजनरेशन was observed in प्लेनेरिया प्लेनेरिया और उसमें क्या क्या दे रखे हैं हाइड्रा स्पंजिस एमीबा प्लेनेरिया नेक्स्ट देखो what kind of growth is exhibited by non-living organisms options देख लो एक बार accumulation of material inside accumulation of material on surface growth from inside none of them बी वाला B वाला कौन सा सरफेस accumulation of material ऑन साइड on surface पर साइज में होगा सर। अरे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पूछा है अबे उसका डिस्टेंस से बाहर से आपने बताया था कि प्लेयर माउंटेन का तो हाँ। तो बढ़ेगा नहीं एक्सटेंस से question is from attention now what kind of growth is exhibited by non-living organisms what kind of growth बहुत अच्छे हो इंसान को ना पढ़ा रहे चलिए बेटा बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी है निकाल बेटा अच्छा ये बच्चे आज इसलिए एब्सेंट है क्या रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इनको हैं इसलिए एब्सेंट है इसका बच्चा है सर मैं आज छुट्टी कर लूंगा और आपको कॉल करूंगा फिर बोलूंगा आप क्लास 9 कर कौन बोल रहा था मैं सोच रहा था घर पे आके छाटे मारते तो आप पूरे घर में लाइव हो सकती है ना
बायोडाइवर्सिटी। देखो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है बेटा, जल्दी निकालो। जितने भी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, बायोडाइवर्सिटी। वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं, देखो इट इज अ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। It is a variety of living organisms present on Earth. सर आज भी कोई परेशान नहीं है। Yes, maybe. I don't know. सर बायो के नहीं जब हम चले जाएंगे, अभी तो रातों हम चले जाएंगे। अगर आप हमें भेज दोगे तो आ जाएगी। एग्जाम्पल हो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सर तो भी नहीं वहां उनके बटन ज्यादा ना बेटा। प्लांट्स की कैसे, सर यहाँ पे बायो की भी आएंगे एक और यहाँ पे यहाँ पे पैच कम है, चलिए ठीक है, मुश्किल है। तो वही तो है। अगर आप बोलोगे तो मंगा लेंगे वो कहाँ से, सर आप रशिया से। प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटरनेशनल भी है क्या? हैं। रेलेवेंस इंटरनेशनल हाँ सर फिगर तो सर देखो बेटा, प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमारे अर्थ के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के क्या प्लांट्स है, डिफरेंट टाइप्स एनिमल्स है, डिफरेंट टाइप्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जल्दी लिखो। सर इंटरनेशनल ब्रांच में हम क्या कर सकते हैं? तो अपना जो ये दिमाग है ना इतना छोटा सा, उसको बोर्ड पे लगा लो, नहीं तो ना थोड़े मार मार दो, जल्दी कहाँ हो जो बोल जल्दी मार के ठीक कर दो, तुम्हारा दिमाग। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है बेटा, डिफरेंट है, किसमें डिफरेंट हैबिटेट में। बायोडाइवर्सिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट हैबिटेट। डिफरेंट इन डिफरेंट हैबिटेट। जिसान बायोडाइवर्सिटी किसमें होता है, डिफरेंट है, डिफरेंट हैबिट। मान लो कल सच मार के क्या स्टिक, अगर तुम लास्ट मैच में नहीं बैठे ना, ये दोनों बातें कर रहे हैं स्टिक को तोड़ देंगे हम। ये दोनों बातें कल स्टिक को तोड़ देंगे अगर तुम लास्ट में नहीं बैठे तो। तुम्हें अलग बैठना हर रोज बाइक क्लास। बातें पर ये दोनों बात कर लेते हैं। कोई नहीं, सर ऐसे ही आप बात जिसान तुम्हें झुका झुका के मारेंगे जोर जोर से। चलो लिखो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, जितने भी हमारे पास, देखो बेटा जितने, ये लिखा नहीं क्या अभी तक, लिखो जल्दी लिखो इसको। लिखने में स्पीड से लिखा करो बेटा। अरे वो गर्ल सभी लटके हुए, लिख गया। जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डिफरेंट स्पीशीज को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डिफरेंट स्पीशीज को। लिखिए each different kind of plant animal, each different kind of each different kind of plants, animals or living organisms or living organisms or living organisms
or living organisms represents a species. किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? स्पेसीज को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? स्पेसीज को। नेक्स्ट को इसके एग्जांपल जो काउ है, बुफेलो है, ह्यूमन है, रैबिट है, हॉर्स है, ये सब किससे बिलोंग करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज से। लिखोगा काउ एंड बुफेलो, एग्जांपल लिखो काउ, बुफेलो, डॉग, कैट, etc. belongs to अरे इधर देख लो, इतना इंटरेस्ट तुमने अब तक नहीं दिखाया जितना बुफेलो दिखा दिया। belongs to different species। ये सब किससे बिलोंग करते हैं बेटा? सिस्टम हमारे डिफरेंट स्पीशीज से। नेक्स्ट लिखो एक मिनट level of biodiversity। next heading go down, next heading go down, level of biodiversity। हाँ जी, हाँ नहीं, नेक्स्ट हेडिंग लिखो इसी के नीचे level of biodiversity। level of biodiversity कल तो डंडी लेके ही आऊंगा, किलो वाइज किलो जिसमें किलो वाली level of biodiversity तो मैंने नहीं शुरू होगी। आज बच्चे बहुत कम हो हमारे क्लास में। अलग अलग बैठना आपको लगता है? नहीं बच्चे कम हो रहे हैं। आपने बोला था ना 25 बच्चों में ज्यादा बच्चे भी कहाँ हैं? 3 और 3 6 11 ही तो 3 सर 11 मतलब भी नहीं आएगा आज में, 13 सौंदर्य भी नहीं आएगा आज में। सर 11 उसमें 11 हाँ सौंदर्य आएंगे, 13 बच्चे हैं। पलक, टिया, मान्या, क्लास में रिद्धि, 3 लड़के absent हैं और लड़के कौन absent है? सारे वही के सारे टोटल हो आपके चलो पहले लड़के की जात हाँ बराबर इसके था। छोड़ दिया किसने बच्चों ने छोड़ किसने और दिया। अरे वो पहले आया वो स्ट्रेस वाला, हाँ अब वो तो एंजॉय करता है, वो तो छोड़ दिया वो तो सब जगह ऐसे एंजॉय करेगा, वो कहीं नहीं पड़ेगा देखना। कौन? वो जो आया था स्ट्रेस वाला, अंशुल ने छोड़ दिया। वो तो चलो उसका तो अलग केस है भाई, आया था उसका यहाँ पता नहीं सर उसका मतलब हुआ क्या उसने छोड़ा पता नहीं मेरे को भी। कितना इन्वेस्टमेंट था? मैग्नीट्यूड और पता है क्या होता है बेटा? ऐसा वो मंडी से आएगा अरे छोड़ो, मुझे क्या करना जिसान लिखो मैग्नीट्यूड और लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा। अरे कृष्णा रहने दो, इनको सफाई देने की जरूरत नहीं है। अरे लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी अरे वो रिकॉर्ड हो गया वो। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी लिखो मोटा भाई किसी को मारते भी नहीं होंगे। डरते नहीं होंगे। लिखो लिखो लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी लिखो। सेलिब्रिटी जो हमारे पास आज तक जितनी स्पीशीज डिस्कवर हुई है वो अप्रोक्स 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज ऐसी में से जिनको हमने डिस्कवर किया और डिस्क्राइब किया। कितनी है? अप्रोक्स 1.7 to
1.8 मिलियन लिखेंगे। ऑलरेडी नोन एंड डिस्क्राइब्ड स्पीशीज लिखो, जो एनसीईआरटी में मेंशन है। ऑलरेडी known and described species कितनी बेटा? अप्रोक्स, ये सिग्नल किस, ये साइन किसका होता है? सिंबल अप्रोक्सीमेट। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज। वन पॉइंट सेवन टू 1.8 मिलियन स्पीशीज, ठीक है बेटा? जिसमें से कि बच्चे 0.5 मिलियन इसमें से प्लांट स्पीशीज है। अप्रोक्स 0.5 मिलियन क्या बच्चे हमारे पास? सौंदर्य बेटा लिखो, जिसमें से कि अप्रोक्स 0.5 मिलियन अभी और डिस्कवर हो रही हाँ चलती रहती है, पोटेंशियलिटी में इतनी है अभी, हमेशा चलती रहती है डिस्कवरी। 0.5 मिलियन प्लांट स्पीशीज और बाकी की जितनी भी बच गई वो है एनिमल स्पीशीज। वो लगभग अप्रोक्स 1.2 मिलियन है, 1.2 अप्रोक्स। एनिमल स्पीशीज 1.2 मिलियन अप्रोक्स एनिमल स्पीशीज है बेटा अपने पास। चौकी टोटल का कितना है? ये 70% है, बाकी क्या बैक्टीरिया ठीक है बेटा? बाकी के हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है, ठीक है? रिमेनिंग आर माइक्रोब्स। इन दोनों को छोड़ के बाकी क्या हमारे पास? स्टार्ट को रिमेनिंग आर माइक्रोब्स बोले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा? रिमेनिंग आर माइक्रोब्स। रिमेनिंग हमारे पास क्या है बेटा? माइक्रोब्स है, ठीक है? नेक्स्ट लिखिए बेटा, हो गया था। IUCN। IUCN बच्चे क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या नेचर, ठीक है? ऐसा ही यही कॉलेज में करेंगे इसको हम। IUCN 2004 में आया था बेटा। जिन्होंने क्या बोला था? हमारे पास स्पीशीज स्लाइटली मोर देन अप्रोक्स 1.5 मिलियन स्पीशीज है। IUCN के अकॉर्डिंग क्या बेटा? देख लो एक बार, IUCN के अकॉर्डिंग। ये एनसीईआरटी हाँ ये भी, ये है इकोलॉजी में दे रखा है, 12th में इकोलॉजी पढ़ोगे वहां पे। स्लाइटली मोर देन, स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज है हमारे पास। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन। हाँ ठीक है, चलो IUCN की फुल फॉर्म लिख लेंगे। स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज हमारे पास। और ये कब आया था? 2004 में। ये कब आया था बेटा? 2000। देखिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN की फुल फॉर्म लिखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये कब आया था बेटा? 2004 में। 2004 की बात चल रही। आज तक इतना ही, आज के लिए इतना क्लास और